Good evening to all the students. लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है पहले ही, जब मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ा था। तो वेल्डिंग का डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है। इट इज अ फ्यूजन प्रोसेस or a joining process in which two similar or dissimilar material can be joined with or without application of heat, pressure and or filler materials। तो उसके बाद हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा था वेल्डिंग का। वेल्डिंग प्रोसेस को हमने कई सारे कैटेगरी में बांटा, मेनली 3। उसके बाद उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस था वो सारे पढ़े थे। जैसे कि अपन आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में बहुत सारी आर्क वेल्डिंग हमने पढ़ी थी, जैसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और यू कैन से MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसके अलावा हमने कार्बन आर्क वेल्डिंग। वैसे हमने गैस वेल्डिंग पढ़ा था, तो गैस वेल्डिंग में हमने जो 3 डिफरेंट फ्लेम्स थी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की, उन पे फोकस किया था। उसके बाद फिर हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स पढ़ा था, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग एक्सेट्रा। ऐसे कुछ अलग से स्पेशल टाइप की वेल्डिंग भी पढ़ी थी हमने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, और इनका एप्लीकेशन भी पढ़ रखा है ऑलरेडी हमने। अब आगे चलते हैं कि वेल्डेड जॉइंट्स क्या हैं। तो आपको पता है कि वेल्डिंग जो होती है वो एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है और उससे हम परमानेंट ज्वाइंट बनाते हैं। व्हाट इज परमानेंट ज्वाइंट, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, कि अगर हमको उनको अलग करना हुआ तो बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना तोड़े, बिना डैमेज किए उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। तो वेल्डेड जॉइंट्स परमानेंट जॉइंट है। अब हम कई जगह जो रिवेटेड जॉइंट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वेल्डेड जॉइंट से, या फिर कई जगह ये कास्टिंग और फोर्जिंग के अल्टरनेटिव्स में भी काम आती हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ओवर रिवेटेड जॉइंट। पहला एडवांटेजेस है कि वेल्डेड जॉइंट हमेशा रिवेटेड जॉइंट के कंपैरिजन में लाइटर वेट रहेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि रिवेटेड जॉइंट में एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिवेटेड जॉइंट में बट जॉइंट की, तो हमको स्ट्रैप लगाना पड़ता है। सिंगल स्ट्रैप है तो एक स्ट्रैप, डबल स्ट्रैप है तो 2 अलग अलग स्ट्रैप लगाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हमको क्लैंपिंग डिवाइसेस सेट करनी पड़ती हैं क्लैंप करने के लिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट्स भी बहुत सारे अलग से होते हैं, तो उनका भी वेट होता है। तो अल्टीमेटली वेल्डिंग के कंपैरिजन में वेट बढ़ जाता है। अब वेट बढ़ेगा तो यानी कि मटेरियल हमने ज़्यादा लगाया है, ज़्यादा मटेरियल लगाया है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो अगर वेल्डिंग या वेल्डेड जॉइंट की बात करें तो उसकी कॉस्ट जो है कम होगी एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। फिर वी ऑलरेडी नो दैट कि वेल्डिंग इज लीक प्रूफ। ज़्यादातर जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो लीक प्रूफ होते हैं, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमको वहाँ कॉकिंग एंड फुलरिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वेल्डिंग करेंगे तो हमको लीक प्रूफ जॉइंट मिल जाएगा। प्रोडक्शन टाइम इज लेस। प्रोडक्शन टाइम कम है, ये वेल्डेड जॉइंट में हमको समझ में आ रहा है ऑलरेडी कि हमको वेल्डिंग में सिर्फ वेल्डिंग करनी होती है। वहां पे हमको अगर
एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने होते हैं रिवेटेड जॉइंट में अलग से, फिर हैमरिंग करनी होती है, फिर कॉकिंग एंड फोल्डरिंग, ये सारे ऑपरेशंस टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो दो पर्सपेक्टिव से अपन सोच सकते हैं कि पहला है, जैसे अगर हम सिमिलर मटेरियल्स को जोड़ रहे हैं तो उसी मटेरियल का फिलर मटेरियल रखेंगे या फिर बिना फिलर के ही जोड़ देते हैं, तो जो स्ट्रेंथ है वो लगभग उतनी ही होती है जो कि पेरेंट मटेरियल होता है प्लेट्स का। और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो रिवेटेड जॉइंट में हमको होल करने पड़ते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इट इज बट ऑब्वियस, आपने अगर पढ़ा हुआ है स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑलरेडी, जो कि पढ़ाया था मैंने, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ जो है रिवेटेड जॉइंट में कम रहेगी एज कंपेयर टू वेल्डेड जॉइंट। फिर अपीयरेंस भी अच्छा रहेगा। अपीयरेंस मैंने बताया आपको कि अगर सिमिलर मटेरियल है तो अगर सेम फिलर मटेरियल यूज करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह दिखाई देगा जैसा कि पेरेंट मटेरियल, बस थोड़ी सी हमको मशीनिंग करनी पड़ेगी अलग से, और मशीनिंग करना भी आसान है वेल्डेड जॉइंट्स में। फिर उसके बाद सर्टेन शेप्स आर डिफिकल्ट टू रिवेटिंग। जैसे अगर हम सर्कुलर शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप रिवेटिंग करना सर्कुलर शेप की डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, जबकि वेल्डिंग करना इजी है। तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये मेन एडवांटेजेस जो हैं हमने डिस्कस कर लिए। फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जब हमने रिवेटेड जॉइंट पढ़ा है। तो जो रिवेटेड जॉइंट के एडवांटेज हैं वेल्डेड जॉइंट के ऊपर, वो इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन होता है वेल्डेड जॉइंट में, तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन जो है वेल्डेड जॉइंट का डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट। ये बहुत सारे ऐसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। फिर अपन हम बात करते हैं, तो पहला है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि अगर दो प्लेट्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख के ओवरलैपिंग करा के अगर हम जॉइंट बनाते हैं तो उसको अपन लैप जॉइंट बोलते हैं। और लैप जॉइंट में जो पहला है वह सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट, दूसरा है डबल ट्रांसवर्स फिलेट, तीसरा है पैरेलल फिलेट जॉइंट्स। तो अगर हम सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट की बात करें तो व्हाट इज ट्रांसवर्स फिलेट? ट्रांसवर्स का मतलब है कि जो वेल्डिंग का डायरेक्शन है, जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग है उसमें अगर हम वेल्डिंग की डायरेक्शन देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है P। तो जब भी वेल्डिंग के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा होगा तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स वेल्डेड जॉइंट। और जब भी जो वेल्डिंग का डायरेक्शन है उसके पैरेलल फोर्स लगा होगा तो उसको अपन बोलेंगे पैरेलल फिलेट वेल्ड्स। तो सिंगल ट्रांसवर्स यहाँ पे एक ही, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और उसका टॉप व्यू ये दिखाई दे रहा है आपको, साइड व्यू यहाँ दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने केवल इसी पोर्शन पे ही वेल्डिंग कर रखी है, इस साइड हमने वेल्डिंग नहीं की है। तो एक ही ट्रांसवर्स वेल्डिंग कर रखी हमने, इसलिए इसका नाम है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अगर यहां देखें तो जब साइड व्यू देखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहां भी हमने कर रखी है और इस साइड भी हमने कर रखी है, तो इसको अपन बोलेंगे डबल ट्रांसवर्स। और पैरेलल में मैंने आपको बता ही दिया था कि पैरेलल में फोर्स के पैरेलल वेल्डिंग करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। लैप जॉइंट के अलावा जो दूसरा है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि दो प्लेट्स को अगर हम हेड टू हेड जोड़ेंगे और वो दोनों प्लेट्स एक ही प्लेन पर लाई कर रही हूं तो ऐसे जॉइंट को अपन बट जॉइंट बोलेंगे। जहाँ पे कई सारे बट जॉइंट्स का डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि
स्क्वायर बट ज्वाइंट, सिंगल वी बट ज्वाइंट, सिंगल यू बट ज्वाइंट, डबल वी बट ज्वाइंट, डबल यू बट ज्वाइंट। तो ये इतने डिफरेंट टाइप के बट ज्वाइंट्स क्यों हैं? तब अपन अगर बात करें तो इसको हम थिकनेस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जो प्लेट की थिकनेस है, ये अगर ये 5 मिलीमीटर से कम है, ये थिकनेस अगर 5 मिलीमीटर से कम है, तो अपन को एज प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी स्क्वायर्ड एज होंगी उसको डायरेक्टली हेड टू हेड जोड़ेंगे और उस पर वेल्डिंग कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 5 मिलीमीटर से थिकनेस बढ़ती है, जैसे 5 से 20 या 25 मिलीमीटर के बीच में है, तो फिर अपन एज प्रिपरेशन करेंगे, उसमें वी टाइप की एज बनाएंगे और जो भी एज रहेंगी कुछ इस शेप में रहेंगी और फिर उस पे अपन वेल्डिंग करेंगे। ऐसे ही अगर ये थिकनेस 20 मिलीमीटर से ऊपर होती है तो अपन यू बट ज्वाइंट बनाते हैं। अगर 30 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो दोनों साइड से भी बनाते हैं। ऐसे ही अगर थिकनेस बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से अपन एज प्रिपरेशन करते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट और लैप जॉइंट। तो हमने पैरेलल फिलेट देखा था, जो सबसे पहला डायग्राम था। उसमें दो प्लेट्स थी, मान लीजिए एक ये प्लेट हो गई और ये हो गई दूसरी प्लेट। तो पैरेलल फिलेट में कुछ इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग हो रखी थी। लेंथ दी गई थी और हमने लोड लगा रखा था पैरेलल टू द वेल्डिंग। जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग है उसी डायरेक्शन के पैरेलल अगर लोड लगा हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे पैरेलल फिलेट या फिर पैरेलल लैप जॉइंट। तो वैसे ही कुछ हमने डायग्राम बनाया, देखिए ये वेल्डिंग का डायरेक्शन है और जो फोर्स है वो उसके पैरेलल है। फिर जब वेल्डिंग अपन करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का बनता है वेल्डिंग। इसके ऊपर भी ऐसा स्ट्रक्चर एक्चुअली कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन उसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ट्रायंगुलर सेक्शन मान के करते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ हम निकालना चाहते हैं पैरेलल फिलेट की, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहां से जो ये पूरा ट्रायंगुलर सेक्शन है इसमें शेयरिंग होगी। यहां से अगर इसको खींचेंगे तो इस सेक्शन में कहीं ना कहीं से शेयरिंग होगी, यानी कि ये प्लेट अलग चली जाएगी, ये इधर मूव कर जाएगी, ये प्लेट ऐसा मूव कर जाएगी और नीचे वाली प्लेट अलग मूव कर जाएगी। तो हो सकता है वेल्डिंग का कुछ पार्ट इस प्लेट के साथ चिपक जाए और वेल्डिंग का कुछ पार्ट इस प्लेट के साथ चिपक जाए, बीच से ये प्लेट जो है शेयर करेगी। अब वो सेक्शन कौन सा होगा ये हमको पता करना है। तो जहां पे जो थिकनेस होगी ये वो सबसे कम होगी, वही सेक्शन सबसे कमजोर होगा। जहां पे जो ये थिकनेस है वो सबसे कम होगी, वही सेक्शन सबसे कमजोर होगा। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो अगर ये मान लीजिए इसका वेल्ड, ये एच जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन लेग लेंथ बोलते हैं, और जो लेग लेंथ होती है वो थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर होती है। तो अगर हम सबसे कम एरिया वाला सेक्शन देखें तो ये एरिया दिखाई दे रहा है, जहां लाइन खींची ये मिडिल में, इसको हमने टी थिकनेस बताया है, इसको अपन बोलते हैं थ्रोट। तो जो मैक्सिमम चांस होते हैं शेयरिंग के वो इसी जगह से होते हैं, थ्रोट से ही। कितना होता है ट्रायंगुलर ट्रायंगल अलग ड्रॉ करके अगर निकालेंगे तो जो टी होगा वो एच कॉस 45 के बराबर होगा, यानी कि टी बराबर होगा 0.707 टाइम्स ऑफ एच, वेयर एच इज लेग लेंथ एंड एच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो अगर हम मिनिमम क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो ये तो हो गया यहां से यहां तक की थिकनेस और ये हो गई लेंथ। तो ये जो पूरा एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन आएगा,
ये पूरा एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन आएगा। जैसे अपन यहां से देखें तो ये ऐसा, फिर ये तो इस तरह का रेक्टेंगुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन आएगा। तो यहां से यहां तक लेंथ L है, और ये थिकनेस, ये जो है मिनिमम थिकनेस, वो हमने T ऑलरेडी निकाल ली है। जो मिनिमम एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का वो क्या हो जाएगा, T इंटू एल, दैट इज 0.707 इंटू H इंटू एल। तो अगर हम स्ट्रेस निकालें, शियर स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा टाउ इक्वल टू P अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 0.707 HL टाउ, वेयर L इज लेंथ ऑफ द वेल्ड। ये अगर सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड है, अगर दोनों तरफ हम कर देते हैं वेल्डिंग तो जस्ट डबल हो जाएगा उसका 2 टाइम्स, तो उस टाइम हो जाएगा P इक्वल टू 1.414 HL टाउ। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फिलेट की। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट की। तो अगर ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इट इज बिट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पैरेलल फिलेट जॉइंट। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि यहाँ पे एक तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा ही होगा, नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा शियर स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा, दिख रहा है आपको सामने से, शियरिंग भी हो सकती है। और जो तीसरा है वो बेंडिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस हो जाता है थ्रोट एरिया पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम ओवरऑल अगर निकालते हैं मैथमेटिक्स से, यानी अगर हम सोम के कॉन्सेप्ट लगाएं और ओवरऑल ये निकालें कि जो शियर स्ट्रेस है वो कहाँ मैक्सिमम है, तो वो निकल के आता है एट एन एंगल 67.5 डिग्री में लेग लेंथ से। लेकिन फिर डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो हम ये इज्यूम करते हैं कि जैसा हमने पैरेलल फिलेट वेल्ड में जो थ्रोट एरिया माना था वो 45 डिग्री में माना था, तो यहाँ पे भी उसी एरिया को कंसीडर करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए हमने सिग्मा टी जो लिखा है वो लिखा है P अपॉन 0.707 इंटू एच एल। तो जो P आएगा वो आएगा 0.707 इंटू एच इंटू एल इंटू सिग्मा टी। वो तब जबकि अगर एक ही साइड हमने वेल्डिंग कर रखी हो, अगर दोनों साइड कर रखी होगी तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द फॉर्मूला विल बिकम 1.414 HL सिग्मा टी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। बट जॉइंट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधा सीधा है। जो क्रॉस सेक्शन होगा वो P के पैरेलल होगा, टेंसाइल फेल्योर होगा। तो जो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वो आएगा P अपॉन एच एल। एच एल इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिख रहा है आपको बिल्कुल सामने सामने। एल इज द लेंथ यहां से यहां तक, और H इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो P जो है आपका निकल के आएगा सिग्मा टी इंटू एल। T और H सेम है, नो प्रॉब्लम। और अगर इफिशियंसी दी हो वेल्डेड जॉइंट की तो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड अपन, तो फॉर्मूला निकल के आता है P इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल इंटू एफिशिएंसी। अपन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम मैं पढ़ देता हूं पहले। मैं स्टील प्लेट 75 मिलीमीटर वाइड एंड 10 मिलीमीटर थिक, यानी प्लेट की थिकनेस दी गई है, इज ज्वाइंट विद अनदर स्टील प्लेट बाय मींस ऑफ वेल्डेड जॉइंट एज शोन। द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स ऑफ 55 किलोन्यूटन, यानी P की वैल्यू हम लोग को अलग से दिया गया है। द परमिसिबल tensile and shear stresses in the weld material are 70 and 50 Newton per millimeter square respectively. Determine the required length uh, on each parallel fillet weld. तो अब डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ P लोड लगा हुआ है, एक प्लेट ये है, दूसरी उसके नीचे है,
और अगर हम देखें तो यहां से यहां ये एक पैरेलल फिलेट है, ये पूरी की पूरी, और ये ट्रांसवर्स फिलेट है। तो अगर हमको लेंथ निकालनी है, यानी ये एल पैरेलल फिलेट वेल्ड की, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे कि इस तरफ का जो स्ट्रेंथ आएगा, यानी इस तरफ का और इस तरफ का और ये तीनों जो स्ट्रेंथ आएगा उसका समेशन पी के बराबर होना चाहिए, यानी पी को वो बैलेंस करना चाहिए, यानी बेसिकली हमको फोर्स बैलेंस करना है। तो अगर हम ट्रांसवर्स फिलेट में स्ट्रेंथ इसकी देखें तो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए P1 बराबर हो जाएगा 0.707, एक ही साइड है, दूसरी साइड नहीं है, दूसरी साइड वेल्डिंग नहीं है, तो 0.707 HL सिग्मा टी। तो it is so simple, 0.707 into 10 into 75 into 70, that is 37.1175 किलो न्यूटन। फिर हम बात करते हैं डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड की। तो दोनों साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.707 HL इंटू यहाँ शेयर फेलियर होगा तो टाउ से मल्टीप्लाई किया हमने, सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये आएगा 707 टाइम्स L न्यूटन में। मैंने बताया आपको फोर्स बैलेंस करना है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वैल्यू रख दीजिए, तो लेंथ निकल के आएगी 25.29 मिलीमीटर। अब ये जो है नेट लेंथ निकल के आई है कि ईच साइड 25.29 मिलीमीटर का वेल्डिंग रन हमको करना पड़ेगा, यानी परफेक्ट वेल्डिंग 25.29 मिलीमीटर पे होनी चाहिए। लेकिन जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और जब खत्म कर रहे होते हैं तो उस समय वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली 15 मिलीमीटर का वेल्ड रन जोड़ देते हैं लेंथ में, 7.5 मिलीमीटर पहले स्टार्टिंग के लिए और बाद में 7.5 मिलीमीटर स्टॉपिंग के लिए। अलग अलग बुक में कहीं आपको 12.5 मिलीमीटर भी मिल जाएगा, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम। डिजाइन में वैल्यूज जो है अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे हम अलग अलग डेटा बुक लेंगे तो वहां भी हमको अलग अलग वैल्यूज दिखाई देंगी, क्योंकि उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस पे उन्होंने वो डेटा लिख रखा है। तो टोटल जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 40.29, लेट अस सपोज दैट इज 41 मिलीमीटर। दूसरी प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं, अपन दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम भी वैसे ही है, बिल्कुल डिक्टो सिमिलर। पढ़ देता हूं मैं पहले। स्टील प्लेट 100 मिलीमीटर वाइड एंड 10 millimeter thick is joined with another steel plate by means of a single transverse and double parallel fillet welds। बिल्कुल डिक्टो सेम। The strength of the welded joint should be equal to the strength of the plates to be joined. The permissible tensile and shear stress for the weld material and the plates are this, values दे रखी है। Find the length of the each parallel fillet weld. Assume the tensile force acting on the plate as static। static force माना है, डायनामिक नहीं है। और एक कंडीशन दे रखी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट्स टू बी ज्वाइंट। जो प्लेट है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है टोटल वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी उसके बराबर है। तो इसी कंडीशन को यूज करके अपन निकालेंगे। सबसे पहले प्लेट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास W इंटू टी इंटू सिग्मा टी। P शुड बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्ट्रेस। सो 100 इंटू 10 इंटू 70 दैट इज 70,000 न्यूटन। अब स्ट्रेंथ हमको वेल्ड की निकालनी है, तो एक बार ट्रांसवर्स वेल्ड की निकालेंगे और पैरेलल फिलेट वेल्ड की निकालेंगे। तो ट्रांसवर्स की 0.707 इंटू एच इंटू एल इंटू सिग्मा टी। सो सिंपल, वैल्यूज रखेंगे 49,490 न्यूटन। फिर उसके बाद हमको डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1.414 एच एल टाउ। तो ये निकल के आएगा 707 इंटू एल। अब P1 प्लस P2 दैट शुड बी इक्वल्स टू P, तो यहां हमने रख दिया।
तो वहां से जो एल की वैल्यू आएगी 29.01। अब हमको बाकी हमको पता है कि हमको अलग से वेल्ड रन ऐड करना है, तो वेल्ड रन इज 15 मिलीमीटर, जो नेट लेंथ निकल के आएगी 44.01, और या फिर उसको हमने बढ़ा लिया थोड़ा सा 45 मिलीमीटर। तो सारी की सारी सिंपल प्रॉब्लम्स है। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम आपको वेल्ड जॉइंट में मिलती है वो आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।